हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि जितना कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाना चाहते हैं वह पूरा का पूरा आप सीख पाइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 19 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बोला है एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं। कुछ मिसप्रिंट हो गया था जिसको हम लिख दिए हैं यहाँ पे। एक समबाहुभुज है यानी कि रेगुलर पॉलीगन है, भुजाओं की संख्या 9 है, उसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। देखिए, पॉलीगन चाहे कोई भी हो, बहुभुज चाहे कोई भी हो, उसके सभी अंतः कोणों का योग हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं n-2 × 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर होता है n-2 × 180 डिग्री। जैसा कि हमने आपसे कहा कि त्रिभुज भी आपका एक पॉलीगन है, चतुर्भुज भी पॉलीगन है, षष्ठभुज भी एक पॉलीगन है न, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र जो भी है सब एक पॉलीगन है। तो अगर हमें यह पता लगाना होगा कि इसके सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे n-2 × 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो n के स्थान पर हम लिखेंगे 3। n के जगह लिखना है आपको नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या। तो n के जगह 3 रखिए। 3 - 2 कितना होगा? 1 × 180 यानी कि 180 डिग्री होगा। अगर चतुर्भुज लेते हैं तो n के जगह 4, 4 में से 2 माइनस करिएंगे 2, 2 × 180 यानी कि 360 डिग्री। अगर हम n के जगह 5 लेते हैं तो 5 - 2 3, 3 × 180 यानी कि 18 या 54 540 डिग्री। तो इस फॉर्मूला की मदद से किसी भी पॉलीगन के सभी अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रत्येक अंतः कोणों का माप पूछेगा तो इसी में हम लोग भाग कर लेंगे n से यानी कि भुजाओं की संख्या से। इसमें कुल अंतः कोणों का योग निकलेगा, यानी सभी अंतः कोण इतना, प्रत्येक का मान पूछा है, प्रत्येक का मतलब कि एक का मान पूछेगा तो नंबर ऑफ साइड से आपको भाग कर लेना है बस। तो n- यहाँ पे फॉर्मूला डालिए, फॉर्मूला के स्थान पर डाटा डालिए। n के जगह कितना रखेंगे? 9। तो 9 - 2 कितना होगा आपका? 7 × 180, 7 × 180 और बट्टा में आपका कितना हो जाएगा? बट्टा में n रखना है तो n के जगह क्या लेंगे? 9। ऊपर वाले से क्या निकलेगा? सभी अंतः कोणों का योग। लेकिन हमें प्रत्येक अंतः कोणों का माप चाहिए, इसलिए हम लोग भाग करेंगे नंबर ऑफ साइड से यानी भुजाओं की संख्या से। अब आप भाग करिए, यहाँ पे 9 से भाग करिएगा, 9 दूना 18 यानी यहाँ 20 डिग्री हो जाएगा। 20 × 7 यानी कि कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका? 140 डिग्री। तो इस पॉलीगन के यानी कि जिसके भुजाओं की संख्या 9 है उसके प्रत्येक अंतः कोणों का योग आपका 140 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर सभी अंतः कोणों का योग पूछा गया होता, सबका योग पूछा गया होता, तो फिर हम लोग केवल यही फॉर्मूला यूज करते, बट्टा में हमें n लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, 2 धन पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, मतलब 2 संख्याओं का योग 30 है और उसका अंतर 6 है। 2 संख्याओं का योग पता है, अंतर पता है, हमें बताना है उनका गुणनफल। तो जब भी 2 संख्याओं का योग दे और अंतर दे तो संख्या निकालने का देखिए बहुत सिंपल तरीका है। पहला संख्या इस दोनों को जोड़ के आधा, तो 30 और 6 36, 36 का आधा कितना होगा? 18। और दूसरा संख्या इस दोनों को घटा के आधा, तो 30 में से 6 माइनस करिएगा कितना होगा? 24, 24 का आधा 12। ठीक है, चलिए दोनों संख्या निकल गया। अब हमें बताना है उसका गुणन पता करें, यानी 18 × 12 का वैल्यू बताना है। तो 18 × 12 कितना हो जाएगा आपका? 216 हो जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर हो गया 216। पुनः समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, जब भी 2 संख्याओं का योग दे उसका अंतर दे, उस केस में अगर संख्या पता करना हो तो एक संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दूसरा संख्या दोनों को घटा करके 2 से भाग। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे जो लॉजिक है वो हम आपको समझाते हैं। जैसे 2 संख्याओं का योग 30 दे रखा है, तो हम मान लिए एक संख्या हमारा a हो गया और दूसरा b हो गया, तो a + b का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे 30 दे रखा है। आगे देखिए, उसका अंतर 6, अंतर मतलब कि a - b का वैल्यू कितना है? 30। अब आप इसको एज ए इक्वेशन सोल्व करिए, सॉरी 6 है यहाँ पे, अंतर 6 है ना, तो a - b के स्थान पर 6। अब एज ए इक्वेशन इसको सोल्व करिएगा तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल होगा न, प्लस में माइनस में
a और a कितना हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा बराबर 30 और 6 36 हो जाएगा। जब आप 2 से काटिएगा इसको कितना आ गया 18 आ गया, तो a का वैल्यू आपका कितना हो गया 18 हो गया। तो उसी तरीके से मान निकला। तो हमने यहाँ पे आपको कहा है कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो, जब भी इस तरीके से इक्वेशन आ जाए, उस केस में अगर प्लस वाला का यानी कि a का मान निकालना हो तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए। तो 30 और 6 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, और जिसके साथ माइनस लगा हो उसका वैल्यू निकालना हो तो घटा करके 2 से भाग। तो 30 में से 6 माइनस करेंगे 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। हमारा यहाँ पे वैल्यू दोनों का निकल के आ गया है, a का भी और b का भी। अब इस दोनों का जो भी कैलकुलेशन करना है आप करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन एक ऐसा है, यह भी बहुत ही ज़्यादा आपका रिपीट करता है। क्वेश्चन है एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो संख्याओं में 9:5 का अनुपात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बोला है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 8 जोड़ा गया है, इसका मतलब कि दोनों संख्याओं को 8 बढ़ाया गया है, तो यह 5:3 के अनुपात में हो जाता है। जब प्रत्येक में 8 की वृद्धि की जाती है तो इसमें क्या हो जाता है 5:3 का अनुपात हो जाता है। तो बोला है कि दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए तरीका क्या है, दो संख्याओं का अनुपात यह पहले वाला दिया है और यह बाद वाला दिया है। यह अनुपात कब का है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना करिए और इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना करिए। ठीक है, बैलेंस करने का क्या तरीका होगा, इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना और इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना, और अनुपात के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुणा करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, चूंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो इसका अनुपातिक अंतर देखिए कितना का है, 9 5 में 4 का अंतर, तो इस वाले में हम गुना करेंगे 4 से। आगे देखिए 5 और 3 में कितना का अंतर, 2 का अंतर, तो इस वाले में हम गुना करेंगे कितना से, 2 से। अनुपातिक अंतर से हमेशा क्या करना है, आपको गुना करना है, ऊपर वाले के अनुपातिक अंतर से नीचे वाला में और नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में। अब गुना करिए, 2 से दोनों में गुना करिए, तो 9 दूना 18 और यह क्या हो जाएगा आपका 5 दूना 10। 4 से दोनों में गुना करिए तो 5 चौके 20 और 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला जो काम था वो हम लोग कर लिए। हम लोग पहला काम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब जो कट गया वो वैल्यू नहीं है। देख लीजिए संख्या जो है पहला वो 18 से कितना हो गया 20 हो गया, तो पहला संख्या में वृद्धि कितना का हो रहा है, अनुपातिक 2 का। दूसरा संख्या भी देख लीजिए 10 से कितना हो गया 12, तो दूसरा में भी वृद्धि कितना का हो रहा है, अनुपातिक 2 का। तो अनुपात में दोनों ही संख्या में अनुपात 2 की वृद्धि हो रहा है, यानी प्रत्येक में अनुपात 2 की वृद्धि। प्रत्येक में देखिए इस वाले में भी अनुपात 2, इस वाले में भी अनुपात 2 की वृद्धि, जबकि प्रत्येक में कितना जोड़ा गया था 8, तो अनुपात 2 का वैल्यू हो जाएगा 8। अनुपात में प्रत्येक में अनुपात 2 की वृद्धि, 18 से 20 हो गया ना, यहाँ भी 10 से 12 हो गया, तो प्रत्येक में अनुपात 2 की वृद्धि, जबकि रियल में प्रत्येक में कितना का वृद्धि हुआ है 8 का, चूंकि 8 जोड़ा गया है तो 8 का वृद्धि। तो अनुपात 2 का वैल्यू अगर 8 है तो यहाँ से अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 बराबर 8, तो अनुपात 1 बराबर 4 होगा। 2 चौके 8 काटेंगे तो अनुपात 1 का मान 4 आ गया। अब अनुपात 1 का मान आ गया तो अब जो क्वेश्चन में पूछा है वह निकाल सकते हैं। तो क्या बोला है, दोनों में से बड़ी संख्या बताइए। तो यही है आपका संख्या, यह तो कट चुका है, यही आपका संख्या है और यह 8 जोड़ने के बाद है बड़ी संख्या। तो एक 18 है, एक 10 है, बड़ा संख्या कौन होगा, यही 18 होगा। तो बड़ा संख्या अनुपात में अनुपात 18 है, अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 चौके 72 हो जाएगा। अनुपात 1 4 के बराबर है, तो अनुपात 18 ही तो बड़ा संख्या होगा ना, दूसरा संख्या अनुपात 10 है तो इससे तो बड़ा यह होगा। तो अनुपात 1 का मान 4, तो 18 का मान 18 गुने 4 यानी कि 72, तो हमारा आंसर हो जाएगा बड़ा संख्या 72। छोटा संख्या तो 10 चौके 40, 8 जोड़ने के बाद तो बढ़ जाएगा इतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लंबवृत्ताकार शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 है, तो शंकु का वक्रीय धरातल क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें किसी शंकु का, देख लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझ लीजिए। यह हमारा कोई शंकु हो गया, ठीक है। चलिए अगर यह हमारा कोई शंकु है तो देख लीजिए यह इसका हो जाएगा ऊंचाई, यह शंकु का क्या होगा ऊंचाई, और यह हो जाएगा उसका त्रिज्या, और जो आधार होता है वह वृत्ताकार होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं उसका तिरछी ऊंचाई, जिसको हम L से डिनोट करते हैं।
ऊंचाई को h से, त्रिज्या को r से और तिरछी ऊंचाई को हम l से डिनोट करते हैं। अब इसके तीनों साइड में, जो शंकु का आप 3 साइड देख रहे हैं, इसके तीनों साइड में वही संबंध होता है जो समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण में। यानी शंकु का, यहाँ देखिए वास्तव में क्या है ना कि एक समकोण त्रिभुज को ही 360 डिग्री पे जब रोटेट किया जाता है तो आपका एक शंकु का निर्माण होता है। तो यह समकोण त्रिभुज ही है, यह लंब, यह आधार, यह कर्ण। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि इसकी त्रिज्या 3 है, तो यही त्रिज्या होगा ना, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यह त्रिज्या है 3। इसके अलावा ऊंचाई 4, तो यही ऊंचाई होगा ना, यह कितना है आपका 4 है। हमें बताना है इसका वक्रीय धरातल, तो शंकु का वक्रीय धरातल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर एल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल में नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें पाई आर एल जोड़ लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे आपको देखना यह है कि देखिए क्या क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं, अगर समकोण त्रिभुज आप अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं, ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो निकाल सकते हैं। लंब 4 है, आधार 3 है, तो 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है तो कर्ण क्या हो जाएगा 5, या फिर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। अब आपका एल भी निकल के सामने आ गया। अब आप रख दीजिए यहाँ पे पाई के जगह पाई, आर के जगह जो आर का वैल्यू दे रखा है कितना 3, और एल के जगह जो एल का वैल्यू दे रखा है तो 5 या 15 पाई, हमारा आंसर हो जाएगा 15 पाई वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आयतन पूछता तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करते। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर करते। कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री से है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला गया है कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10 प्लस डॉट 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 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं, समझिएगा। सबसे पहले क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री है, यह तो पूरा एक सीरीज है। ठीक है, प्लस आगे क्या है आपका कॉस स्क्वायर 10 डिग्री है। अगर थोड़ा सा और इसको आगे लिखे हम, ठीक है, या फिर चलिए चलने दीजिए इसको, कहाँ तक है आपका फाइनली कॉस स्क्वायर आपका 90 डिग्री है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। यही तो क्वेश्चन होगा ना, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, क्वेश्चन तो यही होगा। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि इसी तरीके से आगे बढ़कर 90 तक गया है। जैसे 5 है, उसके बाद 10 है, आगे 15 होगा, फिर 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, इसी तरीके से बढ़ के कहाँ तक गया है 90 तक गया है। अब गौर से इसको समझिएगा आप। सबसे पहले देखिए, इसमें कोई ऐसा भी डाटा है जिसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको आपको लास्ट में चेक करना है। तो cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान क्या होता है 0, तो इस पार्ट का मान 0 होता है, तो इसका तो इस सीरीज में कोई रोल ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। cos 90 का मान क्या होता है 0, sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसको हटा लीजिए। यानी कि अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेकर के कहाँ तक है 85 तक है। 5 से लेकर के 85 तक ही सोल्व करना है, वो ऐसे ही एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। ठीक है, अब गौर से एक बात आप समझिएगा, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इस तरीके से आगे होगा वहां तक। अब होता क्या है इसमें कि अगर इस तरीके से डाटा मिले, जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 कब होगा, तो यह 1 तब हो जाएगा जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। यानी कि कॉस स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का चिन्ह रहे और उसके एंगल का सम 90 हो तो मान क्या होगा 1 होगा। बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इस चीज को आप समझते हैं, तो उसी से एक फॉर्मूला यह भी बनाया गया है कि अगर कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह हो और उसके एंगल को, मतलब इसको जोड़ने पर अगर 90 आता हो ना, एंगल का सम अगर 90 आता हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा
आप कह सकते हैं कि इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा समझिए, आप इंटरचेंज करते हो ना, तो इंटरचेंज करो। कॉस को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, और जब भी इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू 90 में से घटा लेते हैं, तो 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। आप इंटरचेंजिंग जानते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में। जब भी इंटरचेंज करते हैं ना तो वैल्यू 90 में से घटा के लिखते हैं। जैसे साइन 30 के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस 30 यानी कि कॉस 90 माइनस 30 यानी 60 लिख सकते हैं। साइन 30 बराबर कॉस 60, तो वही चीज है। कॉस स्क्वायर 80 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 10। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1, तो इस फॉर्म पे आ जाता है। तो हमें इसको नहीं करना है, यह बात बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ रहे हैं कि ऐसा होता है। हमें क्या देखना है कि कॉस स्क्वायर है, तो इसके एंगल को जोड़ के देखिए, क्या इसके एंगल का सम 90 है, हाँ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस तो इतना ही आपको देखना है। सेम चीज साइन वाले में, साइन स्क्वायर के बीच अगर प्लस का चिन्ह हो और एंगल का सम 90 हो तो वहां भी मान क्या होगा, 1 होगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब सोचिए जरा सा किस तरीके का कितना सीरीज बनेगा। तो कॉस स्क्वायर 5 को अगर हम इंटरकनेक्ट कर दे, इसको देखिए इसके साथ मिला दे तो वैल्यू 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर 5 में कॉस स्क्वायर 85 ऐड करेंगे तो मान कितना होगा, 1 होगा। देखिए कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह और इसके एंगल का सम 90 तो मान 1 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर 80 डिग्री को हम कॉस स्क्वायर 10 में जोड़ेंगे तो मान कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसा जो भी इंटरकनेक्ट होगा वो वैल्यू कितना देता जाएगा, 1 देता जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम काउंट करते हैं कि 5 से लेकर के 85 तक में कुल कितना टर्म होगा। तो टर्म काउंट करने का देखिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले लिखिए लास्ट, तो लास्ट वाला पद कितना है, 85, यह तो इस सीरीज से बाहर का है, माइनस फर्स्ट, तो पहला पद क्या है, 5 है, और बट्टा में लिखिए डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना का, 5 के बाद 10 है तो 5 का डिफरेंस, और ऊपर से कितना ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। यह फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म काउंट करने का। लास्ट यानी कि 85, फर्स्ट यानी कि 5 बट्टा डिफरेंस प्लस 1। किसी भी सीरीज में अगर पदों का संख्या काउंट करना हो तो यही फॉर्मूला यूज करिएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1। जैसे देखिए अगर इस तरीके से मिले 3, 6, 9, 12, ठीक है, 91, डॉट 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 91। अभी सीरीज में कितना पद, तो हम लिखेंगे 91 माइनस 3 कितना होगा, 91 में से 3 माइनस करेंगे 88 बट्टा डिफरेंस यहाँ पे देखिए तो ये आपका नहीं कर पाएगा ना, हाँ 93। अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले लास्ट माइनस लिखेंगे फर्स्ट, तो 93 में से 3 माइनस करिए कितना होगा, 90 बट्टा डिफरेंस 3, 6, 9, 3 का बट्टा में 3 प्लस 1 करेंगे। इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा नंबर ऑफ टर्म कितना है इस सीरीज में। ठीक है, क्या निकलेगा कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो वही चीज यहाँ पे भी किए हैं, टर्म काउंट कर रहे हैं। तो लास्ट यानी कि 85, फर्स्ट यानी कि 5 बट्टा डिफरेंस प्लस 1। अब 85 में से 5 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 80 बट्टा 5 16 प्लस 1 17, कितना आया 17। बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपके लिए करना आसान हो जाएगा। अब 17 आ गया है टोटल टर्म, तो इस सीरीज में कुल मिला के 17 पद है। तो 17 पद है मतलब ऐसा कुल कितना पद है, 17 पद है। तो 17 पद में से जो 16 पद है वो तो पेयर बना लेगा ना, 17 को इस तरीके से लिखिए 16 प्लस 1 पद लिख सकते हैं। तो 16 पद जो है वह कितना पेयर बनाएगा, तो 16 पद तो 8 पेयर बनाएगा, तो योग तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 पद मिलता है तब योग 1, 2 मिलता है मतलब 1 पेयर बनता है तब योग 1 आता है। तो 16 का कितना पद बनेगा आपका, कितना पेयर बनेगा, 8, तो योग 8 होगा। इसके अलावा जो यह एक एक्स्ट्रा बच गया है पद, ऐसा बीच वाला जो एक एक्स्ट्रा पद बच जाता है वह बीच में 45 डिग्री बचता है, क्योंकि देखिए 10 80 के साथ मिलेगा, 15 75 के साथ मिलेगा, 40 जो होगा वह 50 के साथ मिलेगा, लेकिन 45 तो 2 बार होगा नहीं, एंगल का सम 90 होगा तभी तो मान होगा ना। तो इसमें कॉस स्क्वायर 45 2 बार तो नहीं आएगा, 1 बार ही आएगा। तो वहां पे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री जो है वह किसी के साथ इंटरकनेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं और वही एक आपका एक्स्ट्रा आ जाता है। तो कॉस 45 का मान होता है 1/2, कॉस स्क्वायर 45 है 1/√2, कॉस स्क्वायर 45 है तो 1/2, तो 8 प्लस 1/2 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए और इसका शॉर्टकट मेथड समझ लीजिए। पहले तो कॉन्सेप्ट आप देख लिए, देखिए यहाँ पे लास्ट है 90, इसका वैल्यू पता है या तो 0 होता है, हटा दीजिए। आपको लास्ट कहाँ तक देखना है, कॉस स्क्वायर 90 से पहले क्या होगा 85 तक जाना है,
टर्म काउंट करिए, 85 माइनस 5 कितना 80 बट्टा डिफरेंस 5 प्लस कितना 1, 80 बट्टा 5 16 और 1 17, बस जो भी वैल्यू आया है उसको आधा कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 17 का आधा कितना 8.5, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 8.5। जो भी वैल्यू आए उसको क्या करना है, आधा कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, tan 35 गुने tan 55 बराबर साइन ए, तो एंगल ए का मान डिग्री में क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए tan गुने tan है, तो tan गुना में रहे और एंगल जोड़ने पर 90 तो मान 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, बराबर साइन ए है तो साइन ए। अब आप सोचिए कि साइन कितना का मान 1 होता है 90 का ना, तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। साइन ए बराबर 1, तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है 90 का, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब भी tan गुना tan रहे एंगल जोड़ने पर 90 तो मान 1 होगा, कॉट गुने कॉट रहे एंगल जोड़ने पर 90 तो मान 1 होगा। वास्तव में यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका लागू होता है, इंटरचेंजिंग का लागू होता है। इंटरचेंजिंग का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे tan 35 को tan 35 रहने दीजिए और इसको इंटरचेंज कर लीजिए, तो tan की जगह क्या लिखेंगे कॉट, tan को जब भी इंटरचेंज करेंगे कॉट में और इंटरचेंज करेंगे तो एंगल 90 में से घट के होता है, तो 90 माइनस 55 कितना हो जाएगा 35, तो हम tan 55 की जगह cot 35 लिख सकते हैं। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1, तो इस पूरे का मान 1 हो गया। उसी चीज को हम ऐसे भी कहते हैं कि tan गुना में एंगल जोड़ने पर 90 तो मान 1, cot गुना में एंगल जोड़ने पर 90 तो मान 1। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमें इसका वैल्यू देखिए बताना है, इसको हमें सोल्व करना है। तरीका देख लीजिए क्या है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, रूट के भीतर है तो परिमेयकरण करिए, 1 प्लस कॉस थीटा, पूरे डिटेल में पहले इसको समझ लीजिए, बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, यही है अंदर में। परिमेयकरण करना है तो ऊपर नीचे आप चिन्ह बदल के गुना करिए, यानी 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो आप 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना करिए, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा से आपको क्या करना है, ऊपर नीचे गुना करना है। अच्छा, इतना करने से इसके मान में तो कोई अंतर आना नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे आपने क्या किया है, समान अंक से गुना किया है। ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा से, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा से, तो इससे तो यह कट जाएगा। अल्टीमेटली इसमें आप कोई चेंजिंग किए ही नहीं है, जो था वही है। आप 5/5 से गुना करें, मतलब कितना से गुना करें, 1 से, और किसी भी संख्या में 1 से गुना करिएगा तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे कि 1 प्लस कॉस थीटा है और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, तो सेम चीज़ का जब गुना करते हैं तो क्या हो जाता है यार, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम सेम चीज़ को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर में रूट है तो रूट रहने दीजिए। अब आगे इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। रूट रहता है तो हम लोग वर्गमूल करते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना बार आया है, 2 बार, तो बाहर 1 बार निकल जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर में बचेगा, होगा, बट्टा यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, साइन थीटा होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला से बना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और रूट है तो साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना होगा, साइन थीटा। यह साइन थीटा दोनों के बट्टा में, तो दोनों में भाग करिए, तो 1 बट्टा साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, प्लस कॉस बट्टा साइन क्या होगा, कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, देखिए डायरेक्टली कैसे करिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा से ही गुना करिएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल करिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा से गुना करिएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल कितना, साइन थीटा। बस इसको आप सोल्व करिए, 1 बट्टा साइन कॉसेक, कॉस बट्टा साइन यानी कि कॉट थीटा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है, उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। पहले पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि किसी संख्या में जब हम 8 से भाग करते हैं तो शेष 5 बचता है,
तो ऐसा बहुत सारा संख्या पॉसिबल है जिसमें आप 8 से भाग करिएगा तो शेष 5 बचेगा, लेकिन ऐसा सबसे छोटा संख्या 8 + 5 यानी कि 13 हो जाएगा। चेक करिए, 13 में 8 से भाग करके देखिए शेष 5 बच जाएगा। 13 में 8 से भाग करिए, 8 × 8 शेष कितना बचेगा 5। किसी संख्या में 12 से भाग किए तो शेष 4 बचा। तो ऐसा बहुत सारा संख्या होगा नंबर सिस्टम में जिसमें 12 से भाग करिएगा तो शेष 4 बचेगा। ऐसा सबसे छोटा संख्या कौन होगा? 12 + 4 16 होगा। तो उसी तरीके से बोला गया है कि किसी संख्या को जब 133 से विभाजित किया गया, जब किसी संख्या को 133 से काटा गया तो शेष कितना बचा? 21। इसका मतलब है कि ऐसा सबसे छोटा संख्या जो है वह क्या पॉसिबल है? 133 + 21। यही हमारा क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। क्लियर? यही क्या होगा? हमारा संख्या होगा। अब आगे देखिए क्या बोला है। बोला है कि यदि उस संख्या को, संख्या क्या बना हमारा? 133 + 21। 133 से भाग किए शेष 21, तो संख्या 133 + 21। अब इसी संख्या में अगर 19 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? तो बट्टा में 19 कर लीजिए। अब रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाइए, शेष निकालिए। 19 से दोनों में भाग करिए, तो जब 19 से भाग करिएगा 133 में तो 19 से आपका 133 कट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा? 0। 19 × 133 शेष कितना? 0। हमें शेष बताना है ना कि शेष क्या बचेगा, तो इसमें 19 से भाग करेंगे शेष 0 प्लस 21 में 19 से भाग करेंगे शेष कितना? 2। और बट्टा वाला तो तब तक आते रहता है जब तक शेष ना निकल जाए। अब यहाँ से शेष बताइए। 0 + 2 2 होगा, 2 में 19 से भाग करेंगे, भाग नहीं लगेगा, यानी शेष क्या हो जाएगा आपका? 2। तो इस क्वेश्चन का आपका शेष हो गया 2। लेकिन तरीका यह कहता है कि ऐसे क्वेश्चन में ना जो पहला का शेष है उसी में भाग कर लीजिए, मतलब 21 में ही 19 से भाग कर लीजिए, नया शेष निकल जाएगा। तो 21 में 19 से भाग करेंगे शेष कितना? 2। डायरेक्ट ऐसे भी आप बना सकते हैं। यह आपका कॉन्सेप्ट हो गया। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं कि जो पहला का शेष है उसी में भाग कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे जो है ना हमें बताना है कि इस वाले संख्या में 5 9 से गुणा करना है। 5 9 से गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? देखिए 8 7, इसके अलावा 6 5 4, यही है ना। इसमें हमें गुणा करना है 5 9 से। तो 9 से गुणा करने का तरीका यह कहता है कि जितने 9 से गुणा करना हो ना उतना 0 इसके ऊपर डालिए। तो यहाँ 5 9 से गुणा करना है तो इसके ऊपर कितना 0 डालेंगे? 5 0। और जिसके ऊपर 0 डाले उसी को इसमें से घटा लीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो 8 7 6 5 4, इसी के ऊपर 0 डाले थे ना, 8 7 6 5 4, जिसके ऊपर 0 डाले थे उसी को इसमें से घटा लीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। जैसे देखिए ना 8 में अगर हमें 9 से गुणा करना है तो जिस संख्या में 9 से गुणा करना है उसको लिखिए। 8 में 9 से गुणा करना है तो 8 को लिखेंगे, जितना 9 से गुणा करना है उतना 0 डालिए। तो 1 9 से गुणा करना है 1 0 डालेंगे, और जिसके ऊपर 0 डाले उसको इसमें से घटा लीजिए। तो 80 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 72। सेम कॉन्सेप्ट, इसमें 9 से गुणा करना है तो इसके ऊपर 0, उतना 0 डालेंगे जितना 9 से गुणा करना है। तो 5 9 से गुणा करना है तो 5 0, और जिसके ऊपर 0 डाले हैं उसी को इसमें से हटा लेंगे। तो इसके ऊपर 0 डाले हैं तो इसी को इसमें से घटा लीजिए। अब घटाइए, आंसर भी देखते रहिएगा ऑप्शन भी। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, तो 6 कई विकल्प के ऑप्शन में सभी के अंतिम में 6 है। यह 9 बचा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 4 6 देखिए तो 4 6 नहीं है, 4 6 नहीं है, लास्ट में 4 6 नहीं है, यानी कि विकल्प भी हमारा आंसर हो गया। पूरा भी आपको घटाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है एक टोकरी में 45 फल है, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतना ही फल चढ़ाता है जितना शहर में मंदिर। एक व्यक्ति देखिए क्या करता है कि शहर में जितना मंदिर है सभी मंदिर में फल चढ़ाता है। अब एक मंदिर में उतना ही फल चढ़ाता है जितना शहर में मंदिर। जैसे मान लीजिए कि अगर शहर में 5 मंदिर है ना, तो एक मंदिर में वह 5 ही फल चढ़ाएगा, यानी कुल फलों का संख्या 5 × 5। अगर उस शहर में 10 मंदिर है तो प्रत्येक मंदिर में वह 10 फल चढ़ाएगा, तो फलों का कुल संख्या क्या हो जाएगा? 10 × 10। बोला है कि उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता होती है। देखिए एक टोकरी में कितना फल है? 45 फल है, और ऐसा ऐसा कितना टोकरी उसको लगता है? ऐसा ऐसा उसको 5 टोकरी लगता है, यानी कुल 45 × 5 फल चढ़ाता होगा। एक टोकरी में 45 फल और 5 टोकरियों की उसको आवश्यकता होती है पूरे शहर के मंदिर में फल चढ़ाने में। तो 45 × 5 यानी कुल इतना फल चढ़ाता होगा। अब आगे देखिए, हमें पूछा है कि शहर में मंदिरों की संख्या कितना, तो मंदिरों का संख्या मान लेते हैं x। तो प्रत्येक मंदिर में फल कितना चढ़ाता होगा? x ही।
अगर मंदिर का संख्या 1 तो प्रत्येक में x फल ही चढ़ाता होगा, तो कुल फलों का संख्या x गुने x होगा, जबकि कुल फलों का संख्या यहाँ कितना है 45 गुने 5। जैसे मान लीजिए कि मंदिर का संख्या अगर 4 है ना, तो प्रत्येक में वह 4 फल ही चढ़ाएगा, तो कुल फलों का संख्या कितना 4 गुने 4। तो हम मान लिए कि मंदिरों का संख्या x, तो प्रत्येक में x फल चढ़ाएगा, तो कुल फलों का संख्या x गुने x, जबकि कुल फलों का संख्या यहाँ पे उसके पास कितना है 45 गुने 5। अब x गुने x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 45 गुने 5 कितना 225, तो x स्क्वायर का वैल्यू 225, तो x का मान रूट 225 का वर्गमूल 15, यानी उस शहर में 15 मंदिर है और यह व्यक्ति प्रत्येक मंदिर में 15 फल चढ़ाता है। ठीक है। दूसरा तरीका यह कहता है कि इस व्यवस्था को हमेशा, जैसे बोला गया है कि प्रत्येक मंदिर में उतना ही फल चढ़ाता है जितना फलों की संख्या है ना, प्रत्येक कॉलम में उतना ही बेंच है जितना कॉलम का संख्या, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही व्यक्ति खड़े होते हैं जितने पंक्ति का संख्या, तो इस व्यवस्था को हमेशा वही संख्या पूरा करता है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। मतलब कि हमें यहाँ पे यह बताना था, है ना, हमें यहाँ पे क्या करना था कि इसका हमें बस वर्गमूल निकाल देना था 45 गुने 5 का। कुल फलों का संख्या यही होगा ना, इसका वर्गमूल कर लीजिए। 45 का वर्ग 45 पंचे कितना हो जाएगा आपका 225, 225 का वर्गमूल 15, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। हमेशा इस व्यवस्था को वही संख्या पूरा करता है जो कि आपका पूर्ण वर्ग होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपने आय का 2/5 खाद्य वस्तुओं पर, 3/10 घरेलू आवश्यकताओं पर और 1/4 अन्य चीजों पर खर्च करता है। इसके बाद उसके आय से 221 रुपए बचते हैं, तो उसका कुल आय हमेशा भिन्न के रूप में जब डाटा देगा तो 1 को मानेंगे कुल आय, तो कुल आय कितना हो गया 1। अब इसका 2/5 भाग, 1 का 2/5 भाग यानी कितना 2/5 यह खर्च करता है यह वस्तुओं को खरीदने में। 3/10 भाग घरेलू चीजों पर, 1 का 3/10 यानी 3/10 घरेलू चीजों पर। 1/4 यानी कि 1/4, यहाँ देखना आप 1/4 यानी कि 1/4 अन्य खर्च करता है। तो कुल खर्च हम इसका निकाल लेते हैं, सबको जोड़िए, भिन्न का जोड़ हमें बनाना है। देखिए 5, 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 5 चौके 20 तो 4 दूना 8, 10 दूना 20, 5 चौके 20 तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 10 दूना 20 तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 1 में 5 से गुना करेंगे 5, 8 6 14 5 19, इसको जोड़े तो कितना आ गया 19 आ गया, इसका सम पूरा 19। अब भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों पर वह 19/20 भाग खर्च कर दिया। 19/20 भाग खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा उसके पास, तो 19/20 खर्च करने का मतलब है कि 20 में से 19 खर्च कर लिया, तो अब उसके पास 1 बचेगा। कुल कितना में से 20 में से, तो इतना ही बचा हुआ है उसके पास। 19/20 यानी 20 में से 19 खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचेगा उसके पास 1/20। तो यही राशि यानी कि 1/20 भाग उसके पास शेष बचता है, जबकि शेष बोला है उसके पास कितना बचा 221। ठीक है, भिन्न के रूप में कितना शेष बचा 1/20, जबकि वास्तव में उसके पास 221। अब यहाँ से सोल्व करके 1 का मान निकाल लीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। 1 बराबर 0 है तो 0, 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, कुछ गलत हो गया क्या, हाँ यहाँ पे 1 2 भी तो होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 2 दूना 4, हाँ 40 420, आंसर विकल्प सी हो जाएगा। शेष कितना बचा 1/20, जबकि वास्तव में शेष कितना है 221, तो 1/20 का वैल्यू 221, तो यहाँ से हम लोग 1 का मान निकालेंगे, चूंकि भिन्न के रूप में जो 1 होता है वही टोटल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अमित एक बस को 15% हानि पर 23,800 में बेचा। 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। बहुत ही ज्यादा यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस डाटा के साथ भी कई दफा यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया ही है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। 23,800 में जब बेचा ना, इस कीमत पर जब बेचा तो 15% की हानि हो गई। इसका मतलब कि यह वैल्यू आपका 85% का हो गया। 15% हानि का मतलब कि वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 15% कम में, यानी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 85% में ही बेच दिया गया होगा, तो यह 85% का मान है। अब हमें 15% लाभ चाहिए, तो इसको इस वस्तु के क्रय मूल्य के 115% में बेचना पड़ेगा। मतलब 15% हानि पर इतना ही बेचा, 15% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, तो 15% हानि मतलब 85% का मान दिया है और 115 का मान पूछा है, तो जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे, जिसका मान पूछेगा उससे हम लोग गुना करेंगे। बस आंसर आप निकाल लीजिए। देखिए 5 से काटिएगा, यहाँ 17 हो जाएगा। 5 से अगर इसको काट देते हैं
तो यह आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 17 से इसको काटिए, 17 एकम 17, 6 हो जाएगा, 17 चौके 68, डबल जीरो है तो डबल जीरो, गुना करिए, 14 डबल जीरो है तो पहले डबल जीरो डालिए, 14 तिया 42, 2 हासिल 4, 14 दूना 28 और 4 32, यानी कि यही आपका हो जाएगा 32,200। चलिए दो ही विकल्प है, बाकी दो विकल्प नहीं दिख रहा है हमें, तो 32,200 रुपये इस बस का आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य देखिए, जब भी विक्रय मूल्य पूछे तो यही मेथड आप अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से ही है यह क्वेश्चन। 12 संतरों को 60 में बेचने पर, तो इसको ऐसे करिएगा, रुपए ऊपर लिखिए, वस्तु नीचे लिखिए। 60 रुपए में कितना संतरा बेचा, 12 संतरा, यह विक्रय मूल्य हो गया। अब इस पे 25% की हानि होती है, यानी यह वैल्यू कितने परसेंट का है, 75% का, तो 75 नीचे रहेगा। 25% लाभ पाना है, मतलब 125% का मान निकालना है, तो 125 ऊपर रहेगा बस। तो उसे 100 रुपए में कितना बेचना पड़ेगा, सबसे पहले 25% लाभ के लिए कितना में कितना बेचना पड़ेगा, यहां से निकल जाएगा। 60 में 12 बेचा, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, विक्रय मूल्य निकल गया। 25% की हानि, यानी कि यह 75% का मान है, तो जिसका मान होगा उसको बट्टा में रखना है। 25% लाभ चाहिए, तो जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखना है। सोल्व करिए, देखिए 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 12 पंचे कितना हो गया, 60। अब क्या वैल्यू आया ऊपर में, 25 और नीचे में 3, 25/3। अब 25/3 का मतलब यह हुआ कि अगर 25 रुपए में 3 वस्तु बेचे, 25 रुपए में 3 संतरा बेचे, तो 25% का लाभ हो जाएगा। कितना, 25% लाभ के लिए 25 में कितना बेचना पड़ेगा, 3। लेकिन बोला है कि 100 में कितना, तो इस 25 को 100 बना दीजिए, तो ऊपर भी कितना से गुना करिएगा, 4 से, नीचे भी कितना से गुना, 4 से। ऐसा करने से तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 25 में 3 बेच रहा है, तो हमसे पूछा कि 100 में कितना, तो 25 चौके 100 में 4 तिया कितना बेचना पड़ेगा, 12। पूछा है 100 में कितना संतरा बेचना पड़ेगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। इससे पता लग गया कि 25 रुपए में 3 उसको बेचना पड़ेगा, तभी होगा 25% का लाभ। तो 100 में कितना, 25 चौके 100 में 3 चौके 12 संतरा बेचना पड़ेगा बस। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का कीमत 900 अंकित किया गया, उस पर 8% और 8% का 2 क्रमिक छूट दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, यदि इन छूट के स्थान पर 16% का एक छूट दिया जाए तो विक्रेता को कितना हानिया लाभ होगा। मतलब इस दोनों के बदले में यह छूट दिया जाए तो विक्रेता को कितना हानि होगा। तो इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। देखिए 8% के 2 छूट के बदले में एक छूट निकालिए, तो यह होगा 8 + 8 -8 × 8/100। 2 क्रमिक छूट के बदले में एक समतुल्य छूट हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। तो 8 और 8 16, -64/100 करेंगे तो 0.64 आएगा। 16 में से 0.64 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 15.36% हो जाएगा। तो 8% के 2 क्रमिक छूट के बराबर एक समतुल्य छूट जो है ना, वो आपका कितना होगा, 15.36% होगा। तो इस दोनों छूट दिया गया, इन छूट के स्थान पर यानी 15.36 के स्थान पर अगर 16% का छूट दे, देखिए 15.36 के स्थान पर, इस दोनों का मतलब कि इसके स्थान पर अगर इतना छूट दे, तो देखिए 15.36 से 16 कितना ज़्यादा है, 0.64% ज़्यादा है, क्योंकि 16 में से तो यही माइनस किए हैं ना, 0.64% ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, इसके बदले में इतना डिस्काउंट करेगा, मतलब इतना ज़्यादा डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा डिस्काउंट करेगा उतना क्या होगा, हानि है, मतलब दुकानदार को इतना हानि हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा डिस्काउंट करना पड़ेगा तो इतना हानि हो जाएगा। किसके कीमत का, अंकित मूल्य का इतना प्रतिशत हानि हो जाएगा। तो अंकित मूल्य 900 है, प्रतिशत से 00 कैंसिल, 64 × 9 576 हो जाएगा 0.2 अंकों के बाद, यानी 5.6%, 6 रुपये का हानि जो है ना वो दुकानदार को हो जाएगा। अगर इस दोनों के बदले में 16% छूट देगा, इस दोनों को मतलब 8% का 2 छूट देता है तब तो उसे इतना ही छूट देना होता है, लेकिन 16% दे रहा है तो कंप्लीट 16 देना पड़ेगा। मतलब कितना ज़्यादा छूट देना पड़ेगा, 0.64। तो अंकित मूल्य का 0.64 यानी कि 5.76 रुपया ज़्यादा उसको छूट देना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा छूट देना पड़ेगा वही उसका हानि हो जाएगा। तो चलिए आज के सेट में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।